इतिहास में इतने रहस्य दफन है कि हम जितना इतिहास को समझना चाहते हैं उतना ही इतिहास की गहराइयों में उलझते चले जाते हैं। और अगर बात की जाए मिस्र के इतिहास की तो ऐसा लगता है कि मिस्र का इतिहास एक अनसुलझी पहेली की तरह है जिसका हल आज भी खोजना कभी कभी असंभव ही लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। आप इतिहास की कई रानियों के बारे में सुने होंगे जो बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन आज हम दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे रहस्यमयी रानी के बारे में बात करेंगे जिसका जीवन केवल संघर्षों से भरा रहा। और अगर उसकी खूबसूरती की बात करें तो वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर हर कोई पागल हो जाता था, उसे हर पुरुष अपना बनाना चाहता था। कई लोग तो सिर्फ उसे देखने के लिए मीलों का सफर तय करके आते थे। और अगर उसके रहस्यों के बारे में बात करें तो पुरुषों को वश में करना खूब जानती थी। कहते हैं कि अपने आप को सुंदर बनाने के लिए 700 गधी के दूध से नहाती थी। उसने अपने जीवन काल में कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए और अंत में मरी भी तो अपने प्यार के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी रानी क्लियोपेट्रा के बारे में। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 बीसी में अलेक्जेंड्रिया मिस्र में हुआ था। इनके पिता का नाम टोलेमी 12 था जो प्राचीन मिस्र के टोलेमी वंश के एक फिरौन थे, और माता का नाम क्लियोपेट्रा 5 था जो कि मिस्र की एक टोलेमिक रानी थी। जब 51 बीसी में क्लियोपेट्रा के पिता की मौत हो गई थी तब क्लियोपेट्रा 14 वर्ष की थी और उसका भाई 10 वर्ष का था। उस समय में कोई लड़की लोगों पर हुकूमत करे ये वहां के लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन क्लियोपेट्रा मिस्र पर राज करना चाहती थी। पिता की मौत के बाद मिस्र की सत्ता उसके हाथों में आ गई थी, लेकिन मिस्र के लोगों को एक लड़की की अगुवाई में चलना पसंद नहीं आया। इसलिए उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने छोटे भाई टोलेमी 13 से शादी कर ली थी। उस समय मिस्र में ऐसा रिवाज था कि कोई लड़की अपने ही भाई से शादी कर सकती है। शादी के बाद क्लियोपेट्रा और उसका छोटा भाई मिलकर मिस्र को चलाने लगे। जैसे जैसे क्लियोपेट्रा का राज फैलता गया वैसे वैसे विरोधियों ने क्लियोपेट्रा की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। जब क्लियोपेट्रा और उसका भाई बड़े हुए तो उसके बाद मिस्र के लोगों को क्लियोपेट्रा के भाई का शासन पसंद आने लगा। इसका कारण यह था कि ग्रीक देश के लोग जो पहले क्लियोपेट्रा के पिता का सहयोग करते थे अब टोलेमी का सहयोग करने लगे। ग्रीक के लोगों का सहयोग मिलने से टोलेमी को भी सत्ता का नशा चढ़ने लगा। इसके बाद क्लियोपेट्रा की तरफ कोई नहीं था जिसके कारण उसे महल छोड़कर भागना पड़ा। अब क्लियोपेट्रा का एक ही सपना था कि वो कैसे अपने भाई को गद्दी से हटाए और कैसे मिस्र पर राज करे। कहते हैं कि अपनी मंजिल को पाने के लिए उसने अपने हुस्न का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह एक राज्य से दूसरे राज्य घूमती रही और जब उसे कोई शक्तिशाली राजा या सेनापति मिलता जिसे देखकर क्लियोपेट्रा को लगता कि यह टोलेमी को हरा सकता है, वह उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती। इस तरह उसने अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाए। उस समय रोम पर सीजर और पाम्पे का राज हुआ करता था। वैसे तो पाम्पे सीजर का दामाद था, लेकिन किसी घरेलू कारण के चलते दोनों की बनती नहीं थी। टोलेमी को यह पता नहीं था कि पाम्पे सीजर का दामाद है, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह पाम्पे को मार दे तो सीजर उससे खुश होगा और उससे दोस्ती कर लेगा। जब टोलेमी ने पाम्पे को मारा तो यह बात सुनकर सीजर को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। जब क्लियोपेट्रा को इस बात का पता चला कि सीजर टोलेमी का दुश्मन बन गया है तो उसने सोचा कि अगर वो सीजर के साथ दोस्ती कर ले और उसकी सेना के साथ मिलकर अपने भाई टोलेमी को खत्म कर दे तो मिस्र की सत्ता उसके हाथ में आ जाएगी और उसके बचपन का सपना मिस्र पर हुकूमत करने का कामयाब हो जाएगा। क्लियोपेट्रा को मिस्र के शासक के रूप में स्थापित करने के लिए सीजर की सेनाओं की शक्ति की आवश्यकता थी, जबकि सीजर को क्लियोपेट्रा के विशाल धन की आवश्यकता थी। ऐसा माना जाता है कि वह उस समय दुनिया की सबसे अमीर महिला थी और रोम में सीजर की सत्ता में वापसी करने के लायक थी। इसलिए वह एक रात सीजर को अपनी सुंदरता का दीवाना बनाने के लिए उसके महल पहुंची। सीजर उसको देखते ही उसकी खूबसूरती का कायल हो गया और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद दोनों ने मिलकर टोलेमी से युद्ध किया, जहां सीजर की सेना टोलेमी की सेना पर भारी पड़ी। टोलेमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और भागते समय नदी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्लियोपेट्रा एक बार फिर से मिस्र पर हुकूमत करने लगी। सीजर से क्लियोपेट्रा को एक बेटा हुआ जिसका नाम सीजेरियन था, लेकिन क्लियोपेट्रा की किस्मत ने आगे उसका साथ नहीं दिया।
क्योंकि सीजर को उसके दुश्मनों ने मार दिया था। मार्क एंटनी रोमन राजनेता था और सीजर का सहयोगी था, इसलिए सीजर की मौत के बाद रोम की सत्ता उसने संभाली और वहां का राजा बना। सीजर की मौत के बाद क्लियोपैट्रा को अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसने मिस्र पर हुकूमत करने के लिए वही योजना एंटनी के साथ चली। इसके बाद क्लियोपैट्रा एंटनी के साथ हो गई और दोनों ने मिलकर रोम को चलाने का फैसला किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। कुछ समय तक दोनों ने मिलकर रोम पर राज किया और इस बार एंटनी से क्लियोपैट्रा को 3 संतानें हुई, लेकिन इस बार भी क्लियोपैट्रा की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ऑगस्टस सीजर, जो कि एक रोम का राजनेता और सैन्य नेता थे, उन्होंने एंटनी और क्लियोपैट्रा को मारने की योजना बनाई। उसके बाद उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। जब ऑगस्टस सीजर, एंटनी और क्लियोपैट्रा आमने सामने थे, तब एंटनी की सेना ने उसे धोखा दे दिया था और लड़ाई से पीछे हट गई थी। सेना ने एंटनी को धोखा दिया तो एंटनी को लगा कि क्लियोपैट्रा ने सेना को वापस बुला लिया है। दूसरी तरफ क्लियोपैट्रा भी समझ चुकी थी कि ऑगस्टस से जीत पाना मुश्किल है और अब उसकी हार होनी तय है। क्लियोपैट्रा के मन में ख्याल आने लगे कि शायद एंटनी के मरने के बाद ऑगस्टस सीजर उसे अपना बना लेगा, इसलिए वो महल की तरफ दौड़ी। क्लियोपैट्रा को जाते देख एंटनी को लगा कि उसका प्रेम क्लियोपैट्रा ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने अपने आप को तलवार मार ली। क्लियोपैट्रा जब महल पहुंची तो उसको लगा कि अब तक तो लड़ाई में एंटनी की मौत हो गई होगी, इसलिए उसने अपने प्रेमी की मौत के बाद अपने आप को जहरीले सांप से अपने स्तन पर कटवा लिया। मरने से पहले उसने सैनिकों को कहा कि वह आखिरी बार एंटनी को देखना चाहती है। इधर एंटनी की मृत्यु नहीं हुई थी, वह भागते हुए सैनिकों के साथ आया। जब एंटनी ने उसको देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्लियोपैट्रा वहीं जमीन पर बिना वस्त्रों के पड़ी हुई थी और उसके पास में ही एक सांप रेंग रहा था। क्लियोपैट्रा को मरा देख एंटनी को बहुत दुख हुआ और थोड़ी देर बाद ही उसकी भी मौत हो गई। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि क्लियोपैट्रा ने अपनी जान प्यार के लिए नहीं दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि ऑगस्टस क्लियोपैट्रा को बंदी बनाना चाहता था। वह क्लियोपैट्रा को एक गुलाम के रूप में रखकर मिस्र पर राज करना चाहता था और इसकी भनक क्लियोपैट्रा को लग गई थी, इसलिए वह ऑगस्टस की बंदी बनने के बजाय अपनी जान को देना उचित समझा। दोस्तों, इतिहासकार आज भी क्लियोपैट्रा के जीवन के रहस्यों को खोज रहे हैं और आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि क्लियोपैट्रा के जीवन के रहस्य आज भी नए नए रूप में सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों, क्लियोपैट्रा की ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।